मित्रों नमस्कार। मैं अमित राम केवट, अतिथि व्याख्याता हिंदी, शासकीय महाविद्यालय लोरमी। मित्रों, आज हम अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर द्वारा संचालित एमए हिंदी चतुर्थ सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में शामिल सामान्य अध्ययन के रूप में कविवर नागार्जुन का सामान्य परिचय प्राप्त करेंगे। कविवर नागार्जुन वास्तव में जनवादी कवि थे, जिनकी लेखनी अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक पहुंचने की हिमाकत रखती है। तो मित्रों, आइए देखते हैं नागार्जुन का सामान्य परिचय। नागार्जुन हिंदी और मैथिली के अप्रीतम लेखक और कवि थे। अनेक भाषाओं के ज्ञाता तथा प्रगतिशील विचारधारा के साहित्यकार नागार्जुन ने हिंदी के अतिरिक्त मैथिली, संस्कृत, बांग्ला में मौलिक रचनाएं भी की तथा संस्कृत, मैथिली और बांग्ला से अनुवाद कार्य भी किया। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नागार्जुन ने मैथिली में यात्री उपनाम से लिखा था। यह नाम उनके मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र के साथ मिलकर एक मेक हो गया। आइए देखते हैं नागार्जुन का सामान्य जीवन परिचय। नागार्जुन का जन्म 1911 ईस्वी की ज्येष्ठ पूर्णिमा को वर्तमान मधुबनी जिले के सतलखा में हुआ था। यह उनका ननिहाल था। उनका पैतृक गांव वर्तमान दरभंगा जिले का तरौनी था। इनके पिता का नाम गोकुल मिश्र और माता का नाम उमा देवी था। नागार्जुन के बचपन का नाम ठक्कन सिमर था। गोकुल मिश्र और उमा देवी को लगातार 4 संतानें हुई और असमय ही वे सब चल बसी। संतान न जीने के कारण मिश्र अति निराशपूर्ण जीवन जी रहे थे। अशिक्षित ब्राह्मण गोकुल मिश्र ईश्वर के प्रति आस्थावान तो स्वाभाविक रूप से थे ही, पर उन दिनों अपने आराध्य देव शंकर भगवान की पूजा ज़्यादा ही करने लगे थे। वैद्यनाथ धाम देवघर जाकर बाबा बैद्यनाथ की उन्होंने यथाशक्ति उपासना की और वहां से लौटने के बाद घर में पूजा पाठ में भी समय लगाने लगे। फिर जो 5वीं संतान हुई तो मन में यह आशंका भी पनपी कि 4 संतानों की तरह यह भी कुछ समय में ठक कर चल बसेगा, अतः इसे ठक्कन कहा जाने लगा। काफ़ी दिनों बाद इस ठक्कन का नामकरण हुआ और बाबा वैद्यनाथ की कृपा प्रसाद मानकर इस बालक का नाम वैद्यनाथ मिश्र रखा गया। गोकुल मिश्र की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रह गई थी। वे काम धाम कुछ करते नहीं थे। सारी जमीन बटाई पर दे रखी थी और जब उपज कम हो जाने से कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई तो उन्हें जमीन बेचने का चस्का लग गया। जमीन बेचकर कई प्रकार की गलत आदतें पार रखी थी। जीवन के अंतिम समय में गोकुल मिश्र अपने उत्तराधिकारी वैद्यनाथ मिश्र के लिए मात्र 3 कट्ठा उपजाऊ भूमि और प्रायः उतनी ही वास भूमि छोड़ गए, वह भी शुद्ध भरना लगाकर। बहुत बाद में नागार्जुन दंपत्ति ने उसे छुड़ाया। ऐसी पारिवारिक स्थिति में बालक वैद्यनाथ मिश्र पलने बढ़ने लगे। 6 वर्ष की आयु में ही उनकी माता का देहांत हो गया। इनके पिता गोकुल मिश्र अपने एक मातृहीन पुत्र को कंधे पर बैठाकर अपने संबंधियों के यहाँ इस गांव उस गांव आया जाया करते थे। इस प्रकार बचपन में ही इन्हें पिता की लाचारी के कारण घूमने की आदत पड़ गई और बड़े होकर यह घूमना उनके जीवन का स्वाभाविक अंग बन गया।
घुमक्कड़ी का अणु जो बाल्यकाल में ही शरीर के अंदर प्रवेश पा गया, वह रचना धर्म की तरह विकसित और पुष्ट होता गया। वैद्यनाथ मिश्र की आरंभिक शिक्षा उक्त पारिवारिक स्थिति में लघु सिद्धांत, कौमुदी और अमरकोश के सहारे आरंभ हुई। उस जमाने में मिथिलांचल के धनी अपने यहाँ निर्धन मेधावी छात्रों को प्रश्रय दिया करते थे। इस उम्र में बालक वैद्यनाथ ने मिथिलांचल के कई गांवों को देख लिया। बाद में विधिवत संस्कृत की पढ़ाई बनारस जाकर शुरू की। वहीं उन पर आर्य समाज का प्रभाव पड़ा और फिर बौद्ध दर्शन की ओर झुकाव हुआ। उन्हीं दिनों राजनीति में सुभाष चंद्र बोस उनके प्रिय थे। बौद्ध के रूप में उन्होंने राहुल सांस्कृत्यायन को अग्रज माना। बनारस से निकलकर कोलकाता और फिर दक्षिण भारत घूमते हुए लंका के विख्यात विद्यालंकार परिवेण में जाकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। राहुल और नागार्जुन गुरु भाई हैं। लंका की उस विख्यात बौद्धिक शिक्षण संस्था में रहते हुए मात्र बौद्ध दर्शन का अध्ययन ही नहीं हुआ, बल्कि विश्व राजनीति की ओर रुचि जगी और भारत में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन की ओर सजग नजर भी बनी रही। 1938 ईस्वी के मध्य में वे लंका से वापस लौट आए। फिर आरंभ हुआ उनका घुमक्कड़ जीवन। साहित्यिक रचनाओं के साथ साथ नागार्जुन राजनीतिक आंदोलनों में भी प्रत्यक्ष भाग लेते रहे। स्वामी सहजानंद से प्रभावित होकर उन्होंने बिहार के किसान आंदोलन में भाग लिया और मार खाने के अतिरिक्त जेल की सजा भी भुगती। चंपारण के किसान आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया। वस्तुतः वे रचनात्मक के साथ साथ सक्रिय प्रतिरोध में विश्वास रखते थे। 1974 के अप्रैल में जेपी आंदोलन में भाग लेते हुए उन्होंने कहा था, सत्ता प्रतिष्ठान की दुर्नीतियों के विरोध में एक जनयुद्ध चल रहा है, जिसमें मेरी हिस्सेदारी सिर्फ वाणी की ही नहीं, कर्म की हो। इसलिए मैं आज अनशन पर हूँ, कल जेल भी जा सकता हूँ। और सचमुच इस आंदोलन के सिलसिले में आपात स्थिति से पूर्व ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फिर काफ़ी समय जेल में रहना पड़ा। 1948 ईस्वी में पहली बार नागार्जुन पर दमा का हमला हुआ और फिर कभी ठीक से इलाज न कराने के कारण आजीवन वे समय समय पर इससे पीड़ित होते रहे। 2 पुत्रियों एवं 4 पुत्रों से भरे पूरे परिवार वाले नागार्जुन कभी गृहस्थ धर्म ठीक से नहीं निभा पाए और इस भरे पूरे परिवार के पास अचल संपत्ति के रूप में विरासत में मिली वही 3 कट्ठा उपजाऊ तथा प्रायः उतनी ही वासभूमि रह गई। लेखन कार्य एवं प्रकाशन। नागार्जुन का असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था, परंतु हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं की। काशी में रहते हुए उन्होंने वैदेह उपनाम से भी कविताएं लिखी थी। सन 1936 में सिंहल में विद्यालंकार परिवेण में ही नागार्जुन नाम ग्रहण किया। आरंभ में उनकी हिंदी कविताएं भी यात्री के नाम से ही छपी थी। वस्तुतः कुछ मित्रों के आग्रह पर 1941 ईस्वी के बाद उन्होंने हिंदी में नागार्जुन के अलावा किसी नाम से न लिखने का निर्णय लिया। नागार्जुन की पहली प्रकाशित रचना एक मैथिली कविता थी जो 1929 में लहेरियासराय दरभंगा से प्रकाशित मिथिला नामक पत्रिका में छपी थी। उनकी पहली हिंदी रचना राम के प्रति नामक कविता थी जो 1934 ईस्वी में लाहौर से निकलने वाले साप्ताहिक विश्वबंधु में छपी थी। नागार्जुन लगभग 68 वर्ष तक रचना कर्म से जुड़े रहे। कविता, उपन्यास, कहानी, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, निबंध, बाल साहित्य सभी विधाओं में उन्होंने कलम चलाई।
मैथिली एवं संस्कृत के अतिरिक्त बांग्ला में भी वे जुड़े रहे। बांग्ला भाषा और साहित्य से नागार्जुन का लगाव शुरू से ही रहा। काशी में रहते हुए उन्होंने अपने छात्र जीवन में बांग्ला साहित्य को मूल बांग्ला में पढ़ना शुरू किया। मौलिक रूप से बांग्ला लिखना फरवरी 1978 में शुरू किया और सितंबर 1979 ईस्वी तक लगभग 50 कविताएं लिखी जा चुकी थी। कुछ रचनाएं बांग्ला के पत्र पत्रिकाओं में भी छपी। कुछ हिंदी लघु पत्रिकाओं में लेप्यंतरण और अनुवाद सहित प्रकाशित हुई। मौलिक रचना के अतिरिक्त उन्होंने संस्कृत, मैथिली और बांग्ला से अनुवाद कार्य भी किया। कालिदास उनके सर्वाधिक प्रिय कवि थे और मेघदूत प्रिय पुस्तक। मेघदूत का मुक्त छंद में अनुवाद उन्होंने 1953 ईस्वी में किया था। जयदेव के गीत गोविंद का भावानुवाद वे 1948 ईस्वी में ही कर चुके थे। वस्तुतः 1944 और 1954 ईस्वी के बीच नागार्जुन ने अनुवाद का काफ़ी काम किया। बांग्ला उपन्यासकार शरतचंद्र के कई उपन्यासों और कथाओं का हिंदी अनुवाद छपा। कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी के उपन्यास पृथ्वी वल्लभ का गुजराती से हिंदी में अनुवाद 1945 में किया। 1965 ईस्वी में उन्होंने विद्यापति के 100 गीतों का भावानुवाद किया था। बाद में विद्यापति के और गीतों का भी उन्होंने अनुवाद किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने विद्यापति की पुरुष परीक्षा संस्कृत की 13 कहानियों का भी भावानुवाद किया था, जो विद्यापति की कहानियाँ नाम से 1964 में प्रकाशित हुई थी। आइए मित्रों, आगे देखते हैं नागार्जुन की कुछ प्रकाशित कृतियाँ। कविता संग्रह है युग की धारा 1953, सतरंगे पंखों वाली 1949, पतराई आंखें, तालाब की मछलियाँ, तुमने कहा था, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, रत्नगर्भ, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, इस गुब्बारे की छाया में, भूल जाओ पुराने सपने, अपने खेत में। प्रबंध काव्य है भस्मांकुर और भूमिजा। इनके द्वारा रचित उपन्यास है रतिनाथ की चाची, बलचनमा, नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे, दुख मोचन, कुंभीपाक। 1972 में यह चंपा नाम से प्रकाशित हुआ था। हीरक जयंती 1979 में यह अभिनंदन नाम से प्रकाशित हुआ। उग्रतारा, जमनिया का बाबा, गरीबदास, इनके द्वारा रचित संस्मरण है एक व्यक्ति एक युग। कहानी संग्रह है आसमान में चंदा तैरे। आलेख संग्रह है अन्नहीनम क्रियाहीनम, बम भोलेनाथ। बाल साहित्य है कथा मंजरी भाग 1, कथा मंजरी भाग 2। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, बाद में भगवान राम के नाम से तथा अब मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से प्रकाशित हुआ। विद्यापति की कहानियाँ। मैथिली में इनकी कुछ रचनाएं लिखी गई, जैसे चित्रा, पुत्रहीन, नग्न गाछ, पका है यह कटहल, पारो, नवतुरिया। इनकी कुछ बंगला रचनाएं हैं मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, संचयन एवं समग्र, संपादक थे राजेश जोशी, जो साहित्य अकादमी नई दिल्ली से प्रकाशित हुआ। नागार्जुन चुनी हुई रचनाएं यह 3 खंडों में प्रकाशित हुआ। नागार्जुन रचनावली 2003 या 7 खंडों में प्रकाशित हुआ, जिसके संपादक थे शोभाकांत।
आगे देखते हैं। बाबा वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन को सम्मानित पुरस्कार दिया गया था, उनका विवरण देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1969, भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा प्रतिपादित प्रदान किया गया। मैथिली शरण गुप्त सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। राजेंद्र शिखर सम्मान 1954 बिहार सरकार द्वारा। साहित्य अकादमी की सर्वोच्च फेलोशिप से सम्मानित किया गया। राहुल सांस्कृत्यायन सम्मान पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दिया गया। आइए देखते हैं कुछ समालोचनाएं। नागार्जुन के काव्यों में अब तक की पूरी भारतीय काव्य परंपरा ही जीवंत रूप में उपस्थित देखी जा सकती है। उनका कवि व्यक्तित्व कालिदास और विद्यापति जैसे कई कालजयी कवियों के रचना संसार के गहन अवगाहन, बौद्ध और मार्क्स जैसे बहुजनोन्मुख दर्शन के व्यावहारिक अनुगमन तथा सबसे आगे बढ़कर अपने समय और परिवेश की समस्याओं, चिंताओं एवं संघर्षों से प्रत्यक्ष जुड़ाव तथा लोक संस्कृति एवं लोक हृदय की गहरी पहचान से निर्मित है। उनका यात्रीपन भारतीय मानस एवं विषय वस्तु को समग्र और सच्चे रूप में समझने का साधन रहा है। मैथिली, हिंदी और संस्कृत के अलावा पाली, प्राकृत, बांग्ला, सिंहली, तिब्बती आदि अनेकानेक भाषाओं का ज्ञान भी उनके लिए इसी उद्देश्य में सहायक रहा। उनका गतिशील, सक्रिय और प्रतिबद्ध सुदीर्घ जीवन उनके काव्य में जीवंत रूप में प्रतिबिंबित है। नागार्जुन सही अर्थों में भारतीय मिट्टी से बने आधुनिकतम कवि हैं। उन्होंने आज़ादी के पहले और बाद में भी कई बड़े जन आंदोलनों में भाग लिया। 1939 से 1942 के बीच बिहार में किसानों के एक प्रदर्शन का नेतृत्व करने की वजह से जेल में रहे। आज़ादी के बाद लंबे समय तक वो पत्रकारिता से भी जुड़े रहे। जन संघर्ष में अडिग आस्था, जनता से गहरा लगाव और एक न्यायपूर्ण समाज का सपना, ये तीन गुण नागार्जुन के व्यक्तित्व में ही नहीं उनके साहित्य में भी घुले मिले हैं। निराला के बाद नागार्जुन अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इतने छंद, इतने ढंग, इतनी शैलियाँ और इतने काव्य रूपों का इस्तेमाल किया है। पारंपरिक काव्य रूपों को नए तथ्य के साथ इस्तेमाल करने और नए काव्य कौशलों को संभव करने वाले वे अद्वितीय कवि हैं। उनके कुछ काव्य शिल्पों में ताक झांक करना हमारे लिए मूल्यवान हो सकता है। उनकी अभिव्यक्ति का ढंग तिर्यक भी है, बेहद ठेठ और सीधा भी। अपनी तिर्यक में वे जितने बेजोड़ हैं, अपनी वांग्मिता में वे उतने ही विलक्षण हैं। काव्य रूपों को इस्तेमाल करने में उनमें किसी प्रकार की कोई अंतर बाधा नहीं है। उनकी कविता में एक प्रमुख शैली स्वगत में मुक्त बातचीत की शैली है। नागार्जुन की ही कविता से पद उधार ले तो यह कह सकने में स्वागत शोक में बीज निहित है। विश्व व्यथा के भाषा पर बाबा का गजब अधिकार है। देसी बोली के ठेठ शब्दों से लेकर संस्कृत निष्ठ शास्त्रीय पदावली तक उनकी भाषा के अनेक स्तर हैं। उन्होंने तो हिंदी के अलावा मैथिली, बांग्ला और संस्कृत में अलग से बहुत लिखा है, जैसा पहले भावबोध के संदर्भ में कहा गया। वैसे ही भाषा की दृष्टि से भी यह भी कहा जा सकता है कि बाबा की कविताओं में कबीर से लेकर धूमिल तक की पूरी हिंदी काव्य परंपरा एक जीवंत है। मित्रों, यह था वैद्यनाथ मिश्र का सामान्य
परिचय। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।